हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या जीके एनर्जी लिमिटेड के शेयर को अभी होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, और जो लोग इस शेयर को अभी बाई करने का सोच रहे हैं क्या उनको अभी बाई करना चाहिए या नहीं। तो इस चीज के बारे में इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। इसके साथ साथ इस कंपनी के बिजनेस के बारे में भी समझेंगे, यानी यह समझेंगे कि कंपनी करती क्या है। फिर हम लोग इस कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में समझेंगे। फिर हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि कंपनी अपने बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है या नहीं। फिर हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, जिससे हमें यह आइडिया लगेगा कि क्या इसके शेयर को लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं या नहीं। फिर हम लोग इस कंपनी के रिस्क के बारे में जानेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैंने इस कंपनी के बारे में एक एक चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वीडियो पूरा देखना। और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो पहले इस कंपनी के बिजनेस के बारे में समझते हैं, यानी ये समझते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो देखो, जीके एनर्जी लिमिटेड की शुरुआत 2008 में हुई थी और इनका मेन फोकस है सोलर पावर एग्रीकल्चर वाटर पंप सिस्टम पर। मतलब यह खास तौर पर उन किसानों के लिए काम करते हैं जो अपनी खेती के लिए पानी निकालने वाले पंप्स को सोलर एनर्जी से चलाना चाहते हैं। अब यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वह यह है कि कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की पीएम कुसुम स्कीम के तहत काम करती है। यह स्कीम है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान, जिसका मकसद है किसानों को सस्ती और सस्टेनेबल ऊर्जा प्रदान करना। और जीके एनर्जी ने इस स्कीम के कंपोनेंट बी के तहत बहुत सारे सोलर पावर पंप सिस्टम इंस्टॉल किए हैं, जो जनवरी 2022 से लेकर जुलाई 2025 तक चलेंगे। अब जो खास बात है वह यह है कि यह कंपनी फार्मर को एक कंप्लीट एंड टू एंड सोल्यूशन देती है। मतलब शुरुआत से लेकर अंत तक सब काम वही करती है, जैसे खेत का सर्वे करना, सिस्टम डिजाइन करना, सारे पार्ट्स देना, उन्हें जोड़ना और इंस्टॉल करना, फिर सिस्टम को ठीक से चेक करना और आखिर में चालू करना। साथ ही बाद में मेंटेनेंस भी वही करती है। इसलिए किसानों को अलग अलग जाकर परेशान होने की जरूरत नहीं होती, सब कुछ जीके एनर्जी खुद ही संभाल लेती है। जीके एनर्जी का बिजनेस मॉडल थोड़ा अलग है, जिसे एसेट लाइट कहते हैं। मतलब यह कि कंपनी खुद अपने पास भारी भरकम सामान जैसे सोलर पैनल या पंप नहीं बनाती। इसके बजाय यह सारे पार्ट्स और कंपोनेंट्स अलग अलग भरोसेमंद सप्लायर से मंगवाती है, फिर इन्हें अपने ब्रांड जीके एनर्जी के नाम से जोड़कर सीधे किसानों को देती है। इस तरीके से कंपनी का काम ज्यादा आसान और फ्लेक्सिबल हो जाता है और वह बेहतर तरीके से अपना काम चला पाते हैं। अब हम लोग इस कंपनी के इंडस्ट्री आउटलुक को देखते हैं, यानी यह समझते हैं कि कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उस सेक्टर का फ्यूचर ग्रोथ है या नहीं। तो बात करते हैं इंडियन सोलर पावर पंप मार्केट की। तो इंडियन सोलर पंप मार्केट पिछले कुछ सालों में काफी जल्दी बढ़ा है और इसका बड़ा कारण है 2019 में शुरू हुआ पीएम कुसुम स्कीम। इस स्कीम की वजह से अब तक यानी सितंबर 2024 तक लगभग 0.5 मिलियन यानी 5 लाख सोलर पंप लग चुके हैं। अब पीएम कुसुम स्कीम के अंदर जो कंपोनेंट बी है वो खासतौर पर सोलर पंप पर फोकस करता है और इस कंपोनेंट ने पूरी ग्रोथ का लगभग 96% हिस्सा कंट्रीब्यूट किया है। राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान जैसे स्टेट्स ने सबसे ज्यादा सोलर पंप लगाए हैं। इन तीनों ने मिलकर लगभग 73% सारे सोलर पंप इंस्टॉलेशन का हिस्सा लिया है। मतलब यह स्टेट्स इस टेक्नोलॉजी को सबसे ज्यादा अपनाने में आगे है। अब इंडिया के अलावा कुछ और देश भी हैं जो सोलर इरिगेशन यानी सोलर से खेतों में पानी देने के लिए सिस्टम को बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे बांग्लादेश और मोरक्को। बांग्लादेश में IDCOL नाम की संस्था है जो एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करती है। वो 50% ग्रांट देती है, बाकी 35% लो इंटरेस्ट लोन। इसका मतलब यह एंटरप्रेन्योर्स सस्ते दामों पर फार्मर्स को सोलर इरिगेशन सर्विस दे पाते हैं। इससे फार्मर्स के लिए डीजल पंप्स के मुकाबले यह सिस्टम बहुत किफायती और भरोसेमंद होता है। ऑस्ट्रेलिया और केन्या जैसे देशों में भी सरकार किसानों को सोलर पंप्स लगाने में मदद करती है। वहाँ के प्रोग्राम्स में किसानों को पंप लगाने की कॉस्ट का बड़ा हिस्सा कभी कभी 70% तक सरकार देती है। मतलब किसानों को पूरा पैसा खुद से नहीं देना पड़ता है। इसका फायदा यह होता है कि फार्मर्स के लिए सोलर इरिगेशन यानी सूरज की ऊर्जा से पानी देने वाला सिस्टम अपनाना बहुत आसान हो जाता है। इससे वह पुराने तरीके जैसे डीजल या बिजली पर कम निर्भर रहते हैं, जो महंगा और कभी कभी मुश्किल भी होता है। तो इससे किसानों की लागत कम होती है और वह सस्टेनेबल यानी टिकाऊ तरीके से खेती कर पाते हैं। तो ओवरऑल पिक्चर यह है कि सोलर पंप का मार्केट इंडिया में तेजी से बढ़ रहा है और दुनिया में कई दूसरे देश भी इस टेक्नोलॉजी को अपनाकर सस्टेनेबल फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी पॉजिटिव ट्रेंड है जो एनर्जी और एग्रीकल्चर दोनों के लिए अच्छा है। तो चलो अब बात करते हैं जीके एनर्जी लिमिटेड के फाइनेंसियल्स की, यानी उनकी कंपनी की आर्थिक हालत कैसी है इसके बारे में समझते हैं।
31 मार्च 2025 तक यानी इस तारीख तक उनकी एसेट्स यानी जो उनके पास कुल प्रॉपर्टी, मशीनरी, कैश वगैरह की वैल्यू है वह लगभग 583 करोड़ रुपए है। यह एक अच्छी बड़ी रकम है जो बताती है कि कंपनी के पास अच्छा खासा सामान और रिसोर्सेस मौजूद हैं। और इस कंपनी का टोटल इनकम फाइनेंशियल ईयर 2025 में 1099 करोड़ रुपए है। मतलब कंपनी ने एक फाइनेंशियल ईयर में कुल मिलाकर लगभग 1100 करोड़ रुपए की कमाई की। यह दिखाता है कि कंपनी का बिजनेस काफी बढ़िया चल रहा है। अब प्रॉफिट की बात करें तो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट 133 करोड़ रुपए है। मतलब सारे खर्चे और टैक्स काटने के बाद जो पैसा कंपनी के पास बचा वह इतना था। मतलब कंपनी प्रॉफिट में है। एक और इम्पॉर्टेंट मैट्रिक है इबिडा, जो बताता है कि ऑपरेटिंग लेवल पर कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। जीके एनर्जी का इबिडा है 199 करोड़। यह दिखाता है कि कंपनी की कोर बिजनेस एक्टिविटीज से अच्छी अर्निंग हो रही है। और इसका रिजर्व एंड सरप्लस लगभग 175 करोड़ है, जो कंपनी की मजबूत फाइनेंशियल हेल्थ को दर्शाता है। अंत में इसका जो टोटल बोरोइंग है यानी जो पैसा कंपनी ने कर्ज के तौर पर लिया हुआ है वह 217 करोड़ रुपए है। मतलब कंपनी ने कुछ कर्ज लिया है लेकिन यह अमाउंट उनके एसेट्स और इनकम के हिसाब से मैनेजेबल लगता है। तो ओवरऑल देखें तो जीके एनर्जी के फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है, कंपनी प्रॉफिट में है और ग्रोथ के लिए रिसोर्सेज भी अच्छे खासे हैं। अब हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हैं, यानी यह समझते हैं कि क्या यह कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं। तो देखो इसका ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 63.71% है। इसका मतलब यह होता है कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के इन्वेस्टेड पैसों पर काफी अच्छा रिटर्न दिया है। 63% का रिटर्न बहुत बढ़िया माना जाता है। फिर है ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो है 55.65%। यह बताता है कि कंपनी ने अपने सारे इन्वेस्टेड कैपिटल पर कितना अच्छा प्रॉफिट बनाया। इसका भी मतलब यह है कि कंपनी अपने रिसोर्सेज का अच्छा इस्तेमाल कर रही है। अब बात करते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की, जो कंपनी का एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल नंबर है। यह रेशियो है 0.74। इसका मतलब होता है कि कंपनी के पास जितना अपना पैसा है उसके मुकाबले कंपनी ने कर्ज उतना ही या उससे थोड़ा कम लिया है। अगर यह नंबर ज्यादा होता है जैसे 2 या 3 तो समझो कंपनी पर बहुत ज्यादा कर्ज है जो रिस्की हो सकता है। लेकिन 0.74 मतलब कंपनी ने अपनी कमाई या पैसे के हिसाब से ठीक ठाक कर्ज लिया है। यह एक अच्छी बात है क्योंकि इससे पता चलता है कि कंपनी ज्यादा कर्ज लेकर अपने काम को मुश्किल में नहीं डाल रही है, वह अपने कर्ज को अच्छे से मैनेज कर रही है, जो इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव सिग्नल होता है। अब बात करते हैं रिटर्न ऑन नेटवर्थ की। इसको कभी कभी ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी भी कहते हैं। इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 63.71%, जिसका मतलब यह होता है कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स यानी जो लोग कंपनी में पैसा लगाते हैं उनके पैसे पर करीब 63.71% का रिटर्न दिया है। मतलब अगर किसी इन्वेस्टर ने कंपनी में 100 रुपए लगाए तो उसे उस पैसे पर लगभग 63.71 रुपए का फायदा हुआ। यह बहुत ही बढ़िया नंबर है क्योंकि यह दिखाता है कि कंपनी अपने निवेशकों के लिए कितना प्रॉफिट कमा रही है। अब बात करते हैं पैट मार्जिन की, जो है 12.12%। पैट मार्जिन का मतलब होता है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, यानी कंपनी की कुल कमाई में से कितना परसेंट हिस्सा सच में फायदा के रूप में बचता है वह दिखाता है। मतलब कंपनी ने जितना भी पैसा कमाया उसमें से सारे खर्च और टैक्स काटने के बाद लगभग 12% का प्रॉफिट बचता है। यह अच्छा संकेत है क्योंकि इससे पता चलता है कि कंपनी खर्च निकालने के बाद भी प्रॉफिट कमा रही है। अब आसान भाषा में इसे कहे तो हर 100 रुपए की कमाई में से कंपनी को करीब 12 रुपए का साफ साफ फायदा हो रहा है। अब बात करते हैं इबिड्डा मार्जिन की, जो 18.24% है। इबिड्डा मार्जिन मतलब होता है कंपनी की वह कमाई जो उसके असली काम से होती है, मतलब ऑपरेटिंग लेवल पर कितना प्रॉफिट बचता है। तो कुल मिलाकर ये सारे नंबर्स दिखाते हैं कि जीके एनर्जी ने अपने निवेशकों को बढ़िया रिटर्न दिया है, कंपनी अपने रिसोर्सेज को स्मार्टली यूज कर रही है और मार्केट में इसकी वैल्यू भी काफी अच्छी बनी हुई है। अब हम लोग इस कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में समझते हैं। सबसे पहली बात यह है कि यह कंपनी महाराष्ट्र में जो PM कुसुम स्कीम के तहत सोलर पंप लगाती है वहां यह लगभग 15% मार्केट शेयर रखती है। मतलब 5 लाख से ज्यादा पंप्स में से करीब 15% पंप्स इन्हीं ने लगाए हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है, मार्केट में इनका अच्छा खासा कब्जा है। अब बात करते हैं इनके ऑर्डर बुक की, यानी जितने काम कंपनी के पास आने वाले समय में करने हैं। अभी उनका ऑर्डर बुक लगभग 7.59 बिलियन यानी 759 करोड़ रुपए का है, जो लगातार बढ़ रहा है। इसका मतलब कंपनी के पास काम की कमी नहीं है और यह आगे भी ग्रो कर रही है। इसके अलावा जीके एनर्जी के पास अलग अलग राज्यों में डिसेंट्रलाइज वेयरहाउस और लोकल वर्कफोर्स भी है।
ये चीजें उनकी ऑपरेशनल इफिशियंसी यानी काम करने की क्षमता को काफी बेहतर बनाती है। मतलब कहीं से चीजें मंगवाने में टाइम नहीं लगता और लोकल लोगों के होने से काम जल्दी और सही तरीके से होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी सिर्फ इंस्टॉलेशन ही नहीं करती बल्कि इंस्टॉलेशन के बाद भी कस्टमर को पूरा सपोर्ट देती है। या आफ्टर सेल सपोर्ट कस्टमर को खुश रखता है जिससे लॉयल्टी बढ़ती है। मतलब ग्राहक बार बार कंपनी के पास आते रहते हैं। और कंपनी का यह प्लान है कि वो अपना खुद का सोलर पैनल बनाना शुरू करे। अभी तक कंपनी बाहरी सप्लायर से पैनल खरीदती थी, लेकिन अपने पैनल खुद बनाने से उन्हें कई फायदे होंगे। सबसे पहले तो मार्जिन्स यानी कंपनी के मुनाफे में सुधार होगा, क्योंकि अपना प्रोडक्शन होने से खर्चा कम आएगा। मतलब कंपनी ज्यादा पैसे बचाएगी और ज्यादा फायदा कमाएगी। दूसरी और सबसे बड़ी बात, अपने पैनल होने से कंपनी की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। अब उन्हें दूसरे पर इतना भरोसा नहीं करना पड़ेगा, जो कंपनी के लिए बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जीके एनर्जी एक ऐसी कंपनी है जो मार्केट में अच्छा पकड़ बनाए हुए है। उनके पास बढ़िया काम है, एक्सपीरियंस टीम है और वह आगे भी तेजी से ग्रो करने की सोच रहे हैं। तो चलो अब बात करते हैं कुछ रिस्क की। मतलब वह बातें जिनसे कंपनी को परेशानी हो सकती है, क्योंकि हर बिजनेस में कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते ही हैं। सबसे पहली बात यह है कि जीके एनर्जी का करीब 99.56% रेवेन्यू ईपीसी से आता है। ईपीसी मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कमीशनिंग सर्विसेज। तो अगर इस बिजनेस में कोई गिरावट आई तो कंपनी की पूरी परफॉर्मेंस पर बड़ा असर पड़ेगा। यानी यह उनकी कमाई का मुख्य जरिया है और वह कमजोर पड़ गया तो कंपनी को नुकसान होगा। और फिर उनके रेवेन्यू का लगभग 78.40% हिस्सा पीएम कुसुम स्कीम से आता है। पीएम कुसुम सरकार की एक स्कीम है और अगर इसमें कोई बदलाव या कटौती हुई तो इसका सीधा असर कंपनी के ऑपरेशन पर पड़ेगा। यानी यह स्कीम उनके लिए बहुत ही डिपेंडेंसी है। जीके एनर्जी अभी तक 5 राज्यों में काम कर रही है, लेकिन अगर खासकर महाराष्ट्र में डिमांड में गिरावट आई तो उससे सिस्टम की डिमांड बहुत कम हो सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में उनका बड़ा मार्केट है। एक और बात यह है कि कंपनी का सप्लायर बेस यानी सामान देने वाले वेंडर्स काफी लिमिटेड है। मतलब अगर उनके सप्लायर्स में कोई दिक्कत आई, जैसे डिलीवरी में डिले या सप्लाई रुक गई, तो कंपनी के काम और डिलीवरी टाइम पर बुरा असर पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी ज्यादातर सोलर पंप ईपीसी के काम में लगी है। इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी का ज्यादातर बिजनेस एक ही सेक्टर पर टिका हुआ है। इसका नुकसान यह होता है कि कंपनी के पास अपने बिजनेस को दूसरे सेक्टर में फैलाने या डाइवर्सिफाई करने का ज्यादा मौका नहीं है। जब आप सिर्फ एक ही सेक्टर पर डिपेंड करते हो तो अगर उस सेक्टर में कोई दिक्कत आई या मार्केट स्लो हुआ तो कंपनी को काफी नुकसान हो सकता है। यानी इस तरह से काम करने से कंपनी के लिए रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी कमाई का सारा भरोसा एक ही जगह पर होता है। तो कुल मिलाकर यह कुछ ऐसे चैलेंजेस और रिस्क हैं जिनका कंपनी को ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम लोग यह समझते हैं कि क्या इस शेयर को अभी होल्ड करें या सेल करें, और जो लोग बाय करने का सोच रहे हैं क्या उनको अभी बाय करना चाहिए या नहीं, इसके बारे में चलो समझते हैं। देखो, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो यानी थोड़े दिन के अंदर प्रॉफिट लेने के लिए इस शेयर में इन्वेस्ट किए थे, तो आपको लिस्टिंग गेन के दिन डिसेंट प्रॉफिट मिल रहा होगा तो प्रॉफिट लेकर निकल सकते हो। वहीं अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो यानी लंबे समय के लिए इन्वेस्ट किए हो तो होल्ड करके रख सकते हो, क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डिसेंट है और फंडामेंटली स्ट्रांग है तो होल्ड कर सकते हो। और अभी ओवरऑल मार्केट डाउन चल रहा है तो ऐसे में इसके शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इसके कुछ शेयर को सेल कर देना और लिस्टिंग गेन का फायदा उठा लेना, और कुछ शेयर को लंबे समय के लिए होल्ड करके रख सकते हो। वहीं पर अभी बाय करने का सोच रहे हो तो अभी बाय मत करना, क्योंकि ओवरऑल मार्केट डाउन चल रहा है और इसका शेयर प्राइस भी डाउन ट्रेंड में है, मतलब नीचे गिरता हुआ जा रहा है। एक बार जब इसका शेयर प्राइस 174 रुपए के प्राइस को ब्रेक करेगा तब ये अप ट्रेंड में रहेगा, तब एंट्री बना सकते हो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। वहीं पर लंबे समय के लिए इस शेयर को बाय करने का सोच रहे हो तो बाय कर सकते हो, लेकिन अभी यह कितना नीचे तक गिरेगा उसका कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी कुछ दिन हुए हैं स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हुए और ओवरऑल कंपनी ये डिसेंट है। और डिस्क्लेमर यह है कि स्टॉक मार्केट रिस्की होता है, तो सोच समझकर एनालिसिस करके तभी इन्वेस्ट करें। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले शेयर के साथ।